दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी और दिल्ली की सत्ता से 10 साल दूर रही कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बुधवार यानी आज जारी कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली कांग्रेस का ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख जो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जयराम रमेश थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। इसके साथ साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज मौजूद थे और इसके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी मौजूद थे और कई अन्य बड़े चेहरे भी आज कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र के जो जारी किया गया है उसमें उपस्थित रहे। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि जयराम रमेश जब ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो असली गारंटी शब्द जानती है क्या होता है, क्योंकि आजकल हर कोई पार्टी जो है जब अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में किया था, जहां पर उन्होंने सारे वादे जो हैं वो पूरे किए हैं और इसलिए दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना जो ये घोषणा गारंटी पत्र है जारी किया है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद पूरा करेगी। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने 5 गारंटियाँ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आती है तो दिल्ली में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली में महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये भी गारंटी दी है कि जो राशन किट है वो दिल्ली के लोगों को मुफ्त दी जाएगी और इसके साथ ही जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको 8,500 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कांग्रेस अगर दिल्ली की सत्ता में जीत के आती है तो तकरीबन 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी, जिसमें 5 रुपये में दिल्ली के लोगों को भोजन दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो ये चुनावी गारंटी है आखिर दिल्ली की जनता के बीच में कितनी सफल हो पाती है और दिल्ली की जनता इस गारंटी से कितना जुड़ पाती है। क्या वाकई में दिल्ली की जनता को लग रहा है कि दिल्ली में सिर्फ हाथ जो है वो हालात बदल सकता है? इसका जवाब मिलेगा आने वाली 5 फरवरी को, जब दिल्ली के लोग वोट देने जाएंगे और उनके परिणाम आएंगे 8 फरवरी को। तो यानी 8 फरवरी को पता लगेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने हूँ बड़ी खबर को लेकर के। और बात करें देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर के, तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और साथ ही साथ जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना होने के बाद प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से सौरभ थपलियाल वो जीत चुके हैं, लेकिन आज उनको मेयर बने हुए 1 दिन हो चुका है। लेकिन जो वादे और दावे सौरभ थपलियाल ने किए थे, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देहरादून में अगर वो मेयर बनते हैं तो देहरादून के स्वरूप को सुधारा जाएगा। देहरादून में जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके शहर की जो सड़कें उनको छोटा कर दिया गया है, उन अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साथ ही साथ जो नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उन कब्ज़ों को छुड़वाया जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी और तमाम बड़े दावे वादे उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे। लेकिन देहरादून का जो नगर निगम है वो सबसे बड़ा नगर निगम है उत्तराखंड का, और यहाँ पर एक चुनौती इसलिए रहती है क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून के नगर निगम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी होने के नाते यहाँ पर प्रेशर अलग अलग तरीके रहते हैं। नेताओं के प्रेशर रहते हैं, मंत्री विधायकों के प्रेशर रहते हैं, अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत रहती है, क्योंकि लगातार जब हम बीते दिन बात कर रहे थे, हम शहरों में घूमे, हमने शहर को टटोला तो देखा कि जो कूड़े की एक बड़ी समस्या थी उसको लेकर के लगातार पिछले मेयर से कई लोगों ने बातचीत करी, लेकिन कूड़े की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नहीं सुधरी। नए मेयर की पद लेने के बाद, नए मेयर की बनने के बाद अब लोगों की उम्मीद है उनसे कि जो उन्होंने दावे वादे किए थे वो पूरे करेंगे, देहरादून नगर निगम को स्वच्छ करेंगे, साथ ही साथ
पार्किंग एक बड़ी समस्या देहरादून की है कि नगर निगम के अंदर जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर नगर निगम पार्किंग बनाए, अलॉट करे, जिससे कि जो आम लोग हैं, जो मार्केट में आने जाने वाले लोग हैं, उनको ट्रैफिक की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, पार्किंग की वजह से दिक्कत आती है, और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को भी कई बार आम लोगों के साथ उनकी झड़प हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है, पार्किंग शहर के अंदर नहीं है। उसको लेकर के अगर पार्किंग नहीं है तो लोग सड़कों पे गाड़ी लगाते हैं और अतिक्रमण भी देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए नगर निगम के जो मेयर है सौरभ थपलियाल, उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर इसको रखते हुए देहरादून को स्वच्छ करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो सड़कों पर अतिक्रमण है उसको हटाने का काम करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सौरभ थपलियाल कैसे कैसे इन सब चुनौतियों को और अपने वादे दावों को पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज गर्ग राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता की, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या नकल विरोधी कानून को लेकर हो, या फिर कहा जाए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता देखी जा रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जो खेल का कहा जाए, जो राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें भी कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई है। और वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली के अंदर यानी कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के अंदर अब जाकर बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चाहे वो जम्मू के चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो या फिर दिल्ली के चुनाव हो, सभी चुनाव में कहने के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है और उनका नाम जरूर शामिल किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिएगा कि दिल्ली के अंदर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 जनसभाएं होनी है और ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, यानी कि उत्तराखंड के जो प्रवासी दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके कार्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को दिल्ली के अंदर अब लाभ मिलने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब दिल्ली चुनाव में भी उतारा गया है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मुंबई में बैन हो सकती है पेट्रोल डीजल गाड़ियां, सरकार ने स्टडी के लिए बनाई विशेषज्ञ समिति। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज बात करते हैं खासतौर से महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति बनाई है जो एक अध्ययन करेगी कि क्या मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से कैसे हटाया जा सकता है। अगर ये योजना लागू होती है तो मुंबई की सड़कों से लाखों वाहन गायब हो सकते हैं। मुंबई में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकार अब इस मुद्दे से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो 3 महीने के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। बता दें कि इस समिति के अध्यक्षता खासतौर से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई है। और तो इसमें महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त, मुंबई यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त, महानगर गैस लिमिटेड और महावितरण के अधिकारी भी शामिल है। ये समिति मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में वाहनों की स्थिति और प्रदूषण स्तर का अध्ययन करेगी। अब सवाल है बड़ा, क्या बंद हो जाएंगे पेट्रोल डीजल वाहन? अगर सरकार इस योजना को लागू करती है तो इसका
असर लाखों वाहन मालिकों पर पड़ सकता है। मुंबई में ही 48 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत है और हर साल 2 लाख से ज्यादा नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं। राज्य के सभी आरटीओ में कुल 32 लाख वाहन रजिस्टर है, जो 2030 तक 6 करोड़ और 2035 तक 15 करोड़ पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या आम लोगों की गाड़ियां भी हटाई जाएंगी? अब राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के योजना पर काम कर रही है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। कल प्रयागराज में जिस प्रकार महाकुंभ में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उसको लेकर राजधानी पटना में विभिन्न पार्टियों के द्वारा राजनीति शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि जिनके भी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार उन्हें 50-50 लाख रुपये की मुआवजा दे। इधर जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस पे जो राजनीति की जा रही है, ये गलत चीज़ है। ये महाकुंभ जो है श्रद्धालुओं के आस्था का जगह है। खासकर प्रयागराज में वर्षों से यहाँ पे महाकुंभ में लोग करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जो मर गई है वो दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस पे विभिन्न दलों के नेताओं ने विभिन्न प्रकार के पार्टियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इसको लेकर यहाँ बिहार में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियाँ तेज हो गई है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता शक्ति यादव ने बहुत तरह के बात कही और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पे भगदड़ में 4 लोगों की मौतें हुई है, वो शोभनीय नहीं है और बहुत ही दुखद घटना है। और केंद्र सरकार इस पे प्रत्येक मृतक पे 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इसको मिलना चाहिए। अगर ये मुआवजा नहीं मिलता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भविष्य में इस पे मांगे हम लोग द्वारा बनाई जाएगी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पे राजनीतिक जो हो रही है ठीक नहीं है, लेकिन ये कुंभ का मेला है, यहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं, वो अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे को पूरी करती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24/7 न्यूज, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात जो हादसा हुआ है प्रयागराज में, उसको लेकर के फौरन ही रेल मंत्री से बात की और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके हर व्यक्ति के लिए शोक प्रकट किया और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो लोग मरे हैं उनके घर वालों से संपर्क किया जाए और जो लोग बिछड़ गए उनको फौरन ही अधिकारी लगा करके वहाँ उनको परिवार तक पहुँचाया जाए। मगर बात यहाँ पर यह आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात किया है और रेल मंत्री से बात की है। 360 ट्रेनें फ़ौरन चलाई जा रही हैं और श्रद्धालुओं को वापस घर लाने के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। इन सुविधाओं को लेकर के जो मामला वहाँ पर सामने आ रहा है वो मामला ये है कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जो CM हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी आनन फानन में बैठक बुलाई और बैठक में 2.5 घंटे बैठक चलने के बाद वहाँ पे प्रशांत जी थे, ADJ एलो भी थे और संजय साथवी भी थे। वहाँ पर फ़ौरन इस तरह की सुविधाएँ कही गई हैं और सुविधाएं लगा करके जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और उनके साथ फ़ौरन ही चिकित्सालय जाए और वहाँ डॉक्टरों की टीमें लगाई गई हैं उनकी सुविधाओं के लिए और जो वहाँ पर बिछड़ गए हैं उनको ला के उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है और उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई हैं। उन सुविधाओं को देखते हुए वहाँ के जो DM हैं उन्होंने सुविधा की है, मगर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इसमें लापरवाही किसी ने भी बरती तो उस लापरवाही का अंजाम वो अधिकारी भुगतने के तैयार हो जाए। ये श्रद्धालु हैं, इनको इनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए और इन लोगों की पूरी तरह से जो सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराई जाए। जिस तरह की परेशानी आती है उससे हमको फ़ौरन ही अवगत कराया जाए और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बराबर अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने 25,000 कर्मचारी लगाए हैं, 25,000 कर्मचारियों को साफ तरह से निर्देश दिया है कि इन लोगों जो हैं वहाँ पर जितने लोग हैं उनको सही सलामत उनके घर तक पहुँचा दिया जाए। कैमरामैन किशन के साथ अशुल सिद्दीकी, JK24 लखनऊ।
प्रयागराज महाकुंभ में बीती रात बेहद दुखद घटना हुई जिसमें तकरीबन 14 लोगों की मृत्यु हो गई और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि यह घटना भगदड़ मचने से हुई, अफवाह फैलने से हुई। यह अफवाह थी कि कुछ लोग बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में पुलिस की लगाई गई बैरिकेड को तोड़ा गया और आम जनता को संभाल पाना पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से मुश्किल दिखा। इस पूरी अफरा तफरी के दौरान तकरीबन 14 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। आनन फानन में सभी को केंद्रीय चिकित्सालय भेजा गया, जहां तत्काल रूप से सभी का इलाज शुरू कराया गया। जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से 13 यूनिट उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से सीधे प्रयागराज के लिए रवाना की। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुखिया से हालात के बारे में चर्चा करते रहे। यही नहीं, प्रयागराज का ऐतिहासिक दिन रहा ये, जब महाकुंभ में इतनी तैयारियां होने के बाद भी तकरीबन 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक जगह पर मौनी अमावस्या पर स्नान करने पहुंचे और अमावस्या के समय स्नान के पहले यानी कि बीती रात 1 बजे के करीब का यह हादसा बताया जा रहा है, जो बेहद गंभीर रहा। हालांकि डीएम की ओर से, प्रयागराज मेला अधिकारी की ओर से, अन्य अधिकारियों की ओर से तत्काल मौके पर जाकर के व्यवस्थाएं देखी गई, मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया एवं मृतकों के घरों में सूचना दी गई। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक रिपोर्ट ले रहे हैं। डीएम के साथ साथ मेला अधिकारी से लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। यही नहीं, प्रदेश के मुखिया ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटना बेहद गंभीर है, जांच की जाएगी, साथ ही साथ जो संभवतः मदद की जा सकती है वो की जाएगी। लगातार अमित शाह एवं देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखिया से बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ भी लगातार तकरीबन 2 बजे से सुबह तक मरीजों का हालचाल जानते रहे और वहां पर प्रयागराज में मेला अधिकारी से लगातार बातचीत करते रहे और अन्य जिलाधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहे। यह भी कहा गया कि जो आर्थिक तौर पे मदद हो, संभवतः मदद हो, अस्पताल से संबंधित मदद हो, वो मुहैया कराई जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर डीजीपी एडीजी एलओ के साथ बैठक करी और बैठक में भी किसी भी संभवतः कोई भी समस्या प्रयागराज में आए हुए श्रद्धालुओं को ना हो, इस पर भी निर्देशित किया और कहा कि जाकर के हालात देखें और हालातों को कैसे सुधारा जाए या आगे आने वाले स्नानों पर किस तरीके से निर्देशित किया जाए, इसके लिए भी हिदायत दी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। आज मौनी अमावस्या के पर्व पर लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी इसको देखते हुए यातायात को सुगमता से चलाने के लिए विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल पे लगातार संख्या जो श्रद्धालुओं की है वो बढ़ रही है। चाहे बात अयोध्या की करें या वाराणसी की करें या नैमिषारण्य की करें, तो जो भी प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था जरूर बाधित हो रही है और इसको देखते हुए तमाम जो जिले के कप्तान हैं वो भी ग्राउंड पर उतरकर यातायात को सुगमता से बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से प्रयागराज और रायबरेली रूट पर कई किलोमीटर का जाम है, तो वहीं अयोध्या में भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यही वजह है कि कई निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनमानस को असुविधा ना हो। जिस तरह से लगातार आज मौनी अमावस्या के दृष्टिगत जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं या नदी हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मशीनरी ये चाहती है किसी भी श्रद्धालु को कोई अव्यवस्था ना हो। और यही वजह है कि चाहे फैजाबाद रेंज की बात करें या उसके आसपास जो भी जनपद हैं वहाँ पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए लगातार अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर यातायात को सुगमता से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज के रायबरेली रूट पर जाम के झाम में फंसे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पूरे मामले को लेकर सरकार और सरकार की मशीनरी पुरजोर कोशिश में लगी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ।